अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मो का मतलब होता है हीट। तो थर्मोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में आने वाले हीट चेंजेस को स्टडी करते हैं। अब इससे क्या मुराद है, देखें, बाज़ औक़ात हम रिएक्शन कंप्लीट करते हैं तो हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। कभी हम रिएक्शन कंप्लीट करवाते हैं तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इसी वजह से रिएक्शंस को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक रिएक्शन में आने वाले जितने भी हीट चेंजेस हैं उन सब की स्टडी को हम कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। आज हम अपना आर्टिकल नंबर 7.2 सबसे पहले देखेंगे, जिसमें बेसिक कंसेप्ट्स हैं सिस्टम, सराउंडिंग और स्टेट फंक्शन के। सिस्टम किसको कहते हैं? आप बार बार इस चैप्टर में सिस्टम का वर्ड सुनेंगे। सिस्टम जो है वो यूनिवर्स का कोई भी पार्ट हो सकता है, कोई भी पोर्शन हो सकता है। ये रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। जिसको हम किसी भी स्टडी पर्पस के लिए सिलेक्ट कर लें उसे हम सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने जिंक और कॉपर सल्फेट में रिएक्शन स्टडी करना है, एसिड और बेस में रिएक्शन स्टडी करना है, तो ये दोनों मेरे सिस्टम कहला सकते हैं। और सिस्टम ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा केमिकल रिएक्टेंट्स ही हों। तो ये आपके अगर हम किसी घर में कोई चीज़ अंडर ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, कप ले लेते हैं टेबल पे पड़ा हुआ, दो कप्स हैं, उनका आपस में कंपैरिजन कर लेते हैं, किस में चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, किस में देर तक गर्म रहती है। ये सारे सिस्टम में आ जाते हैं। क्लास में अगर किसी स्टूडेंट का बिहेवियर ऑब्जर्व करने लग जाएं, कोई किताब है उसके ऊपर डिस्कशन शुरू कर दें, उसको अंडर स्टडी ले लें, तो कोई भी पोर्शन यूनिवर्स का जो चाहे रियल हो या इमेजिनरी हो, जिसको हम अंडर स्टडी या अंडर ऑब्जर्वेशन ले लें, उसको हम कह सकते हैं सिस्टम। इसी तरह इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। मैंने अभी आपको बताया कि फ़र्ज़ कर लें कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं रिएक्शन जिंक और कॉपर सल्फेट का लैब में, तो हम इसको सिस्टम कह सकते हैं। इसी तरह अगर हम क्लास में कोई बुक जो है उसको उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट कर दें, उसको अंडर डिस्कशन लेने क्लास में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सिस्टम। लेकिन हर वो चीज़ जो सिस्टम के अराउंड होगी, ये भी चाहे लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो वो सारा रिमेनिंग पार्ट यूनिवर्स का जो सिस्टम से बाहर है, उसके इर्द गिर्द है, लिविंग या नॉन लिविंग फिक्टर्स, वो सारे के सारे सराउंडिंग है। जैसे कि अगर हम जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, तो वो फ्लास्क जिसमें ये रिएक्शन स्टडी हो रहा है उसके इर्द गिर्द की एयर, जिस टेबल पे वो फ्लास्क पड़ा है वहाँ पे मौजूद स्टूडेंट्स, वहाँ पर अगर जो है बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे डस्टर मौजूद है, वहाँ पे बोर्ड मार्कर्स पड़े हुए हैं, वहाँ पे कोई रैक्स हैं, सब कुछ जो है वो उसके सराउंडिंग में आ जाएगा। सराउंडिंग लिविंग भी हो सकती है और नॉन लिविंग भी। फिर बाउंड्री आ जाती है। बाउंड्री क्या होती है? सिस्टम और सराउंडिंग को कभी रियल सरफेस अलग कर रही होती है, कभी कोई इमेजिनरी सरफेस अलग कर रही होती है। तो उस रियल और इमेजिनरी सरफेस को जो सिस्टम को सराउंडिंग सेपरेट आउट कर रही होती है उसको हम कहते हैं बाउंड्री। फर्ज करें अगर मैं कहती हूँ दो कप्स टेबल पे रखे हुए हैं, उनमें देख लेती हूँ कि किस में चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, तो अब उसमें और मेरे दरमियान कोई रियल सरफेस नहीं होगी, टेबल और मेरे दरमियान। लेकिन उसके बावजूद वो सिस्टम कहलाएगा, मैं सराउंडिंग कहलाऊंगी। तो ये रियल ज़रूरी नहीं है सरफेस हो हमेशा, ये इमेजिनरी सरफेस भी हो सकती है। रियल कैसे हो सकती है? अगर आप जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन लगा रहे हैं और फ्लास्क के ऊपर लिड पड़ी हुई है, कोई कवर पड़ा हुआ है, तो वो लिड जो होगी वो उसकी सराउंडिंग को सरफेस से वो उसके जिंक और कॉपर सल्फेट से अलग कर रही है, तो वो रियल सरफेस आ जाएगी। तो कोई भी रियल या इमेजिनरी सरफेस जिससे हम सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर देते हैं उसको हम बाउंड्री कहते हैं। उसके बाद स्टेट फंक्शन आ जाता है। स्टेट फंक्शन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसको शो करने में कोई सिंगल एटम इन्वॉल्व ना हो, बल्कि ग्रुप ऑफ एटम्स इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंटेनर का वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो एक एटम से नहीं चेंज हो सकता, सारे मिल के उसको वॉल्यूम चेंज करेंगे। अगर एक कंटेनर का टेम्परेचर इनिशियल 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, वार्म किया 30 पर हो गया, तो एक एटम नहीं उसका टेम्परेचर चेंज करने में इन्वॉल्व होगा, बल्कि सारे इन्वॉल्व होंगे। अगर एक कंटेनर की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K1 है और हम बाद में उसको हीट करने के बाद ऑब्जर्व करते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बदल जाती है, तो एक एटम इन्वॉल्व नहीं होगा। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है? ये किसी भी सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है जिसको डिस्क्राइब करने में सारे के सारे ग्रुप ऑफ एटम्स इन्वॉल्व होते हैं। और ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी कुछ डेफिनेट वैल्यूज़ होती हैं इनिशियल स्टेट पर और फाइनल स्टेट पर। और ये जो पाथ होता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती कि ये चेंज कैसे लाया गया। इस बात को भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखें, जब भी हम किसी रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं
तो हो सकता है कि उसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है और फाइनल वॉल्यूम V2 है। तो हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि उसके डेफिनेट वैल्यूज़ हैं इनिशियल स्टेट पे भी और फाइनल। तो वॉल्यूम को हम स्टेट फंक्शन कह सकते हैं। इसी तरह टेम्परेचर है, हम कोई फर्ज करें रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, टेम्परेचर उसका T1 15 है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नतीजे में टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। तो अब क्या है, उस रिएक्शन वेसल में उसका अपना एक इनिशियल टेम्परेचर भी है और फाइनल टेम्परेचर भी है। ये जो स्टेट फंक्शंस होती हैं इनकी डेफिनेट वैल्यूज़ होती हैं इनिशियल स्टेट पर भी और फाइनल स्टेट पर भी, लेकिन ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि वो चेंज लाया कैसे गया है। फॉर एग्जांपल, स्टेट फंक्शन की जो सिंबल्स हम यूज़ करते हैं वो कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं। प्रेशर जो है वो एक स्टेट फंक्शन है, ये किसी भी सिस्टम की कंडीशन को या स्टेट को डिस्क्राइब कर सकता है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। तो याद रखें कि स्टेट फंक्शन में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो अपनी डेफिनेट वैल्यूज़ रखती हैं इनिशियल स्टेट पे भी और फाइनल स्टेट पे भी, और पाथ पर ये डिपेंड नहीं करती, वो अभी मैं आपको बताती हूँ। पहले आप ये दो चीज़ें अंडरस्टैंड कर लें कि स्टेट फंक्शन क्या है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको देने में या जिनमें कोई सिंगल एटम इन्वॉल्व नहीं होता। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ इनकी अपनी डेफिनेट वैल्यूज़ होती हैं इनिशियल स्टेट पे भी और फाइनल पे भी। तो नंबर 1 प्रेशर कैपिटल P, टेम्परेचर T, ये भी स्टेट फंक्शन है। वॉल्यूम V, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी H। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है आपको तो ये सारी आपने याद रखना है कि ये सारे स्टेट फंक्शन हैं। अब आगे मैं क्या चीज़ एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते। सपोज कर लेते हैं कंटेनर का इनिशियल वॉल्यूम या एक जिसमें गैस फिल हुई थी वो V1 था। फर्ज करें कि उसके अंदर कुछ चेंज लाया गया और उसका फाइनल वॉल्यूम हो गया V2। तो हम स्टेट फंक्शन में चेंज निकालने के लिए सिर्फ V2 में से V1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास चेंज आ जाएगा। अब इस V2 और V1 में चेंज लाने में क्या चीज़ें इन्वॉल्व थी वो इस इक्वेशन में कहीं पे भी काम नहीं आई कि कैसे वो चेंज लाया गया। सिर्फ चेंज इन वॉल्यूम को स्टडी करने के लिए हमें ये चाहिए होगा कंटेनर का फाइनल वॉल्यूम कितना है और उसका इनिशियल वॉल्यूम कितना है। इसके अलावा हमें कोई और चीज़ चाहिए नहीं होगी इस चेंज को डिटेक्ट करने के लिए। ये वॉल्यूम चेंज कैसे कैसे लाया जा सकता है, देखें। वॉल्यूम को चेंज करने में टेम्परेचर भी इन्वॉल्व हो सकता है। अगर हम किसी कंटेनर के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और मालिक्यूल्स इतने एक दूसरे से अवे चले जाते हैं जिससे वॉल्यूम बढ़ जाता है। जैसे कि आप घरों में दूध को बॉईल करते हैं तो जैसे उसको हीट करते हैं टेम्परेचर बढ़ने से मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और कभी कभी वो कंटेनर से बाहर आ जाता है। तो इसी तरह गैसेस के अंदर भी टेम्परेचर इंक्रीज होने से वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाता है। इसी तरह वॉल्यूम में चेंज लाने के लिए एक और फैक्टर भी इन्वॉल्व हो सकता है, प्रेशर। तो मैंने बॉयज़ लॉ में आपको बताया था कि प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रेशर जितना किसी गैस के ऊपर इंक्रीज़ करते जाते हैं उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ होता जाता है, और जितना वॉल्यूम डिक्रीज़ करते जाते हैं वॉल्यूम जितना प्रेशर डिक्रीज़ करते जाते हैं वॉल्यूम इंक्रीज़ हो सकता है। लेकिन डेल्टा वी निकालने में इन दोनों फैक्टर्स टेम्परेचर और प्रेशर का कहीं जिक्र नहीं आया। तो मैंने आपको ये बताया कि ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते स्टेट फंक्शंस, इनके ऊपर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये चेंज लाया कैसे गया है। कंटेनर में चेंज टेम्परेचर से भी लाया जा सकता है, एक कंटेनर में वॉल्यूम में चेंज टेम्परेचर से भी लाया जा सकता है, प्रेशर से। लेकिन डेल्टा वी निकालते वक्त हमें इन दोनों फैक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ चेंज चाहिए। चेंज निकालने के लिए आप फाइनल वॉल्यूम उस कंटेनर का देखेंगे V2 कितना है और इनिशियल दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल्टा वी आ जाएगा। इसी तरह हाँ, जो है मैंने फिर एक दफ़ा एक्सप्लेन किया कि वॉल्यूम चूँकि एक स्टेट फंक्शन है, वो पाथ अडॉप्टेड पर पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता कि वो किस पाथ से चेंज लाया गया है, प्रेशर के चेंज से या टेम्परेचर। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेज। तो एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि वॉल्यूम चूँकि एक स्टेट फंक्शन है तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ये एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है जिसको देने में एक सिंगल एटम इन्वॉल्व नहीं होता बल्कि पूरे ग्रुप ऑफ एटम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो और ये एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ है, इसकी डेफिनेट वैल्यूज़ होती हैं रिएक्शन के स्टार्ट पे भी और रिएक्शन के एंड में भी। जैसे कि वॉल्यूम, इस हर रिएक्शन का डेफिनेट वॉल्यूम स्टार्ट पे भी होगा और एंड पे भी होगा। और इनमें चेंज निकालने के लिए हम इनकी इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ की हेल्प लेते हैं ताकि चेंज को निकाल सकें। हमें इनके लिए पाथ जो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि किस पाथ को फॉलो करके ये जो है चेंज लाया गया है। आर्टिकल नंबर 7.2 में तो हमने देखा सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, स्टेट फंक्शन क्या होते हैं। आर्टिकल नंबर 7.3 में एक स्टेट फंक्शन को डिस्क्राइब किया गया है। मैंने अभी आपको स्टेट फंक्शंस के नाम बताए थे, प्रेशर था, वॉल्यूम था, टेम्परेचर था, एनर्जी था।
तो इनमें एक इंटरनल एनर्जी भी है 7.3। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? देखें, किसी भी सिस्टम में बता चुकी हूँ, आपका गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। तो हमने जो सिस्टम अंडर स्टडी लिया हुआ है उसके अंदर जितनी भी पॉसिबल टाइप की एनर्जीज होती हैं, उन तमाम का जो सम है वो कहलाता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी बेसिकली दो टाइप की एनर्जीज का सम होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो तीन तरह की मोशंस की वजह से हो सकती है, ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल और रोटेशनल। देखिए, ट्रांसलेशन मोशन क्या होती है? वैसे तो हम कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस मूवमेंट में क्या होता है कि मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं और एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स में मुसलसल रैंडम मोशन और कोलिजन की वजह से ये डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन नहीं रहती बल्कि चेंज होती रहती है। जैसे कि हीलियम गैस का मॉलिक्यूल है, अगर वो ये मूवमेंट के दौरान अपनी एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है, इस तरह की मोशन को हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। वाइब्रेट करने का मतलब क्या है कि सिर्फ अपनी जगह पर टू एंड फ्रो मोशन शो करना। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम्स और उनके दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो हाइड्रोजन एटम्स का टू एंड फ्रो मूव कर देना, कभी बॉन्ड का स्ट्रेच हो जाना, कभी उसका कंप्रेस हो जाना, कभी बॉन्ड का खिंच जाना, कभी स्ट्रेच हो जाना, ये वाइब्रेशनल मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन। और रोटेशनल मोशन में क्या होता है? जैसे BF3 की एग्जांपल है, ये सेंटर में बोरोन और इर्द गिर्द इसके तीन फ्लोरीन अटैच हैं। तो ये अगर अपनी ही एक्सिस पे रोटेट कर जाए जैसे कि फैन कर रहा होता है, तो इस तरह की मोशन को हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। तो किसी भी सिस्टम में मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी किसी भी टाइप की मोशन की वजह से हो सकती है, चाहे वो ट्रांसलेशनल हो, वाइब्रेशनल हो या रोटेशनल। इसी तरह जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस वजह से हो सकती है? तमाम टाइप की अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से हो सकती है। इसमें तमाम टाइप के आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी शामिल हैं और वीक वंडरवाल फोर्सेस भी शामिल हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंदन फोर्सेस और भी मैंने आपको बताया हुआ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो हर गैस का मॉलिक्यूल या हर लिक्विड, हर सॉलिड का मॉलिक्यूल जो है उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़रूर होती हैं, और इन तमाम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इसका जो सम होता है उसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो है वो एक स्टेट फंक्शन होता है। हम जिस तरह वॉल्यूम की V1 और V2 इनिशियल और फाइनल वैल्यू मेजर कर सकते हैं और चेंज भी मेजर कर सकते हैं। हम डेल्टा ई डायरेक्टली तो मेजर कर सकते हैं, लेकिन E1 और E2 को अलग अलग मेजर करना पॉसिबल नहीं है। अभी मैंने आपसे इंटरनल एनर्जी की बात की। इंटरनल एनर्जी को सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफ़र करने के दो वेज हो सकते हैं। तो फंडामेंटल अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि इंटरनल एनर्जी है क्या और ये कैसे सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो सकती है, तो ये दो फॉर्म में हो सकती है, दो वेज में ट्रांसफर हो सकती है। एक का नाम हीट है और दूसरा वर्क। हीट जो है, देखिए अभी मैंने आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज में स्टेट फंक्शन में बताई हैं उसमें हीट का कहीं जिक्र नहीं है। हीट जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं होता, ये पाथ फंक्शन में से, ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। स्टेट फंक्शन में मैंने जो आपको एग्जांपल्स दी थी उसमें वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी बताया था और प्रेशर बताया था, एक इंथैल्पी बताया था H। वो हीट नहीं, हीट को हम क्यू का सिंबल देते हैं। तो एंथैल्पी H स्टेट फंक्शन है, लेकिन हीट जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है। आपने इस H को हीट से मिक्स, वो एंथैल्पी से मिक्स नहीं करना। अभी एंथैल्पी भी अगले लेक्चर में बताऊंगी क्या होती है। हीट को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ये एनर्जी की एक फॉर्म है जो कि सिस्टम से सराउंडिंग के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। ये हीट क्या है? ये वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो सकती है। किस ज़रिए से? उस कंटेनर की बाउंड्री के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है। और ये ट्रांसफ़र उस वक्त होती है जब सिस्टम की स्टेट में कोई चेंज आता है। स्टेट में चेंज आता है, जैसे कि उसका टेम्परेचर जो है वो पहले से बढ़ गया है। तो टेम्परेचर एक स्टेट ही है ना। तो जैसे टेम्परेचर कंटेनर का बढ़ गया है, मैंने दूध को उबाला है फर्ज करें, और मैंने उठा के उसको जो है ना वो शेल्फ पे रख दिया है। अब देखें उस कंटेनर का टेम्परेचर सराउंडिंग के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो गया है। तो वो क्या होगा कि टेम्परेचर, तो आप देखें थोड़ी देर के बाद देखेंगे, आप उस देगची को उबाल कर रखेंगे तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि दूध का टेम्परेचर फॉल होना शुरू हो गया। अब वो क्यों फॉल होना शुरू हो जाता है? क्योंकि हमने उसको हीट अप किया था, उसका टेम्परेचर बढ़ गया था। ठीक है, अगर ना टेम्परेचर बढ़ता फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, लेकिन जब चूंकि उसकी स्टेट चेंज हुई थी, उसका टेम्परेचर में डिफरेंस आ गया था सराउंडिंग के मुकाबले में, हम उस दूध को उबालने के बाद जब शेल्फ पर रखेंगे या नीचे रखेंगे तो क्या होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी हीट एनर्जी लूज़ करना शुरू कर देगा, जो कि उस देगची की जो बाउंड्रीज़ हैं उसके ज़रिए जो है वो बाहर जाना शुरू हो जाएगी हीट सराउंडिंग में,
और ये हीट का फ्लो उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि दूध का भी टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर ना आ जाए। तो इस तरह हीट क्या है, ये एक वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो फ्लो कर सकती है सिस्टम की बाउंड्री से सराउंडिंग के अंदर। क्यों? ड्यू टू चेंज स्टेट, ड्यूरिंग अ चेंज इन स्टेट ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। हीट हमेशा फ्लो ही तब करेगी जब सिस्टम और सराउंडिंग में टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा स्टेट के चेंज होने की वजह से। इनिशियल टेम्परेचर और था, फाइनल टेम्परेचर हो गया, सराउंडिंग से बढ़ गया, तो वह हीट एनर्जी फ्लो होगी। हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करके आती है और उस वक्त तक ये फ्लो जारी रहता है जब तक के सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। हीट की एनर्जी को हम सिंबल देते हैं क्यू का। इसके साइन पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। अगर हीट एनर्जी सिस्टम ने अब्जॉर्ब की है तो हम उसको पॉजिटिव साइन देंगे। अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नतीजे में टेम्परेचर बढ़ गया है कंटेनर का और हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है, तो हम ऐसे रिएक्शन के लिए क्यू के लिए कौन सा साइन देते हैं? नेगेटिव। तो क्यू के दो पॉसिबल साइन हो सकते हैं। If heat is absorbed by the system, Q is positive. If heat is evolved by the system, then Q is negative. तो फिर दोबारा एक दफ़ा देख लें कि हीट क्या है। ये स्टेट फंक्शन नहीं है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो सिर्फ सिस्टम से सराउंडिंग में फ्लो करके जाती है जब सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के टेम्परेचर में स्टेट्स के चेंज होने से टेम्परेचर डिफरेंस आ जाए। इसके बगैर हीट का फ्लो नहीं होता और ये हमेशा कहाँ से फ्लो करती है? बाउंड्री से। दूसरा वे जिससे हीट जो है एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है, इंटरनल एनर्जी, वो मैं आपको बताया था वर्क। इंटरनल एनर्जी जो है वो दो वेज से सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो सकती है, एक हीट के फॉर्म में और दूसरा वर्क। तो ये भी एक स्टेट फंक्शन नहीं है, ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मैथमेटिकली अगर हम वर्क को डिफाइन करें तो ये प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस है। इसका ऐसे यूनिट चूँकि ये एनर्जी की फॉर्म है, जाउल है, एनर्जी वाला यूनिट है। साइन इसका भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। अगर हम सिस्टम पर खुद वर्क कर रहे हैं तो वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव लिया जाता है और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो उसको नेगेटिव साइन से लिया जाता है। वैसे तो वर्क्स की बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं, लेकिन केमिस्ट्री में हम यूजुअली प्रेशर वॉल्यूम वर्क लेते हैं, जो कि जिसमें फोर्स जो है वो हम उसकी जगह क्या अप्लाई कर रहे होते हैं? गैस के ऊपर प्रेशर की फॉर्म में। और जब हम किसी भी गैस के ऊपर या लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर ज़्यादा या कम करने से गैस का जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वॉल्यूम अपना चेंज करते हैं। वो जो है ना उसके अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आता है वो हम चेंज इन वॉल्यूम के इक्वल लेते हैं। तो इस तरह केमिस्ट्री में हम यूजुअली प्रेशर वॉल्यूम वर्क की बात करते हैं। प्रेशर मींस जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जो गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर में डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं वो किस फॉर्म में अपीयर होता है? चेंज इन वॉल्यूम की सूरत में। अगर एक गैस जो है वो एक्सपेंड कर रही है तो वॉल्यूम बढ़ रहा होता है, और अगर वो हम उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा कर देते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाते हैं और कंटेनर का वॉल्यूम कम हो जाता है। तो इसलिए केमिस्ट्री में हम हमेशा जो F/S का प्रोडक्ट है उसकी जगह ज़्यादातर क्या लेते हैं? प्रेशर इंटू वॉल्यूम प्रोडक्ट या प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम वर्क को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट और HCl दो रिएक्टेंट इस फ्लास्क में लिए गए हैं। जैसे इन दोनों के दरमियान रिएक्शन स्टार्ट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट और HCl के दरमियान कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होगा और एक गैस भी बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। शुरू में पिस्टन जो है वो यहाँ तक होगा, लेकिन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी वो इसको पुश कर देगी पीछे की तरफ, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? जो है ये एक्सपेंशन होगी। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, जो एक्सपेंशन वर्क है उसके साथ हम माइनस साइन लेते हैं। यहाँ पे गैस ने खुद काम किया, एक्सपेंड हुई और उसने उसका पिस्टन जो है वो पीछे की तरफ पुश कर दिया। हमने इसका पिस्टन पीछे नहीं पुश किया, हमने सिर्फ डायरेक्टली क्या डाला है? कैल्शियम कार्बोनेट और HCl। सिस्टम में जैसे ही रिएक्शन हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड बनी तो इस सिस्टम ने क्या किया? इस गैस के प्रेशर की वजह से पिस्टन जो यहाँ पर फिक्स था उसको पीछे की तरफ मूव कर दिया और एक्सपेंशन हुई। इस तरह के वर्क को हम माइनस साइन के साथ लेते हैं और इस किस्म के वर्क को हम एक्सपेंशन वर्क भी कहते हैं। लेकिन अगर हम गैस का पिस्टन जो है वो आगे की तरफ खुद वर्क करके फिक्स कर दें और इसके वॉल्यूम को चेंज ना होने दें तो वो फिर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। इस वीडियो में सिर्फ ये बेसिक कंसेप्ट सिस्टम सराउंडिंग स्टेट फंक्शन और उसके बाद इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट, इसके दो वेज हैं ट्रांसफ़र होने के। नंबर 1 हीट और वर्क की दो पॉसिबल साइन हो सकते हैं। अगर वर्क डन खुद कर रहा है सिस्टम, जैसे कि एक्सपेंड हो रहा है किसी जगह पर, एक्सपेंशन वर्क कर रहा है तो माइनस साइन, और वर्क डन ऑन द सिस्टम हो
तो उसको हम लेते हैं पॉजिटिव साइन के साथ। इसी तरह क्यू के भी दो पॉसिबल साइन है। अगर कोई सिस्टम रिएक्शन के दौरान हीट एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है तो क्यू का पॉजिटिव साइन, और अगर किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नतीजे में हीट एनर्जी इवॉल्व हुई है और टेम्परेचर कंटेनर का इनिशियल टेम्परेचर से बढ़ गया है तो हम उस वक्त क्यू का साइन लेते हैं नेगेटिव। दोनों ही स्टेट फंक्शन नहीं है, ना हीट और ना वर्क। देखें जब आपको एमसीक्यूज आते हैं तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपने वर्क और हीट के लिए स्टेट फंक्शन याद रखना है कि ये नहीं है।